अब मुझे एक और मिनट फिर से वेट करना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और हमारे पास मेटामॉर्फिज्म होता है। इन सबको डिस्कस करेंगे। तो विल सी हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इसमें कौन से क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये। तो लेट अस स्टार्ट दैट कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट दिस कंसेप्ट ओवर हियर। पहले हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट्स आइसोमेरिज्म। तो टॉपिक हमारा जो है दैट्स आइसोमेरिज्म। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? तो मुझे बताओ, कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो भी कंपाउंड्स होंगे उनकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब सेम एमएफ। एमएफ मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, व्हाट्स एमएफ? इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम मॉलिक्यूलर वेट। सेम मॉलिक्यूलर वेट को आप कहां से रिलेट कर सकोगे? विद वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के साथ क्या आप मॉलिक्यूलर वेट को रिलेट कर सकोगे? तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपको एक फार्मूला बताई थी। मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में कौन सी रिलेशनशिप है? तो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में कौन सी रिलेशनशिप है? तो मुझे कोई बच्चा बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। बेसिकली इससे भी वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में कौन सी रिलेशन है? क्या कोई बच्चा बता सकेगा? तो वेपर डेंसिटी जो होती है इट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। और आई कैन राइट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वीडी इसको बोलते हैं। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा सेम वेपर डेंसिटी। व्हाट आर आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको ये एक बात याद रखनी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, मैं भी बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस मॉलिक्यूलर वेट, और वेपर डेंसिटी सेम हो, वीडी उनकी सेम हो, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। दोज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। बट at least one physical or chemical property is different. But at least one physical or chemical property is different. Chemical property, there can be more than one, but at least one requirement is at least one physical or chemical property is different. So what are isomers? Isomers are the compounds having same molecular formula, but at least one physical or chemical property is different. What is physical property? Physical property बोले तो यहाँ पे boiling point, melting point, density, like that. So these are physical properties. At least या तो एक physical property या एक chemical property at least different होनी चाहिए. There can be more than one, but the requirement is at least one physical or chemical property should be different, but the molecular formula is same. तो जब भी आपको आइसोमर देखना होगा, पहले क्या देखो? आप क्या देखोगे? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, देन द कंसेप्ट ऑफ, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमेरिज्म इज रूल्ड आउट। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? आप लिखो यहाँ पे, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but at least but at least but at least one physical or chemical property is different. Chemical property is different.
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है एक्स और वाई, मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स है। तो अगर एक्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला MF सिमिलर टू दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाई है, तो मैं इनको कहूंगा आइसोमर्स। बट कंडीशन है इनके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है, जो हमें हर वक्त देखनी है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले आप ऑलवेज देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो यहां तक क्लियर हुआ आइसोमर्स क्या होते हैं? वेरी गुड, बस यहां से यहां तक आप लिखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी डेफिनेशन पे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बनाते हैं। आइसोमर्स हैव, आइसोमर्स हैव, नंबर ए सेम molecular formula, number B same vapor density, number C both A and B, number D only A is correct, only A is correct। तो मुझे बता, या नन ऑफ दीज यहाँ पे लिखो, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी इज द ऑप्शन, both A and B, very good, बहुत बढ़िया। This is the simple question that can be asked in the examination, even they can ask you about molecular mass। तो तीसरा molecular weight, तो molecular weight की वो बात करेंगे जिसका molecular formula सेम होगा, उसकी molecular mass भी सेम होगा। तो उसके बाद लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको थोड़ा सा आपने 10th लेवल में पढ़ा है। और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री यहां से आएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करना है चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें डिस्कस करना है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर सेकंड हमें डिस्कस करना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इसी में हमें तीसरा पार्ट डिस्कस करना है, उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा पार्ट जो है दैट इज मेटामर्स, दैट्स मेटामेरिज्म, मेटामॉर्फिज्म और मेटामेरिज्म, मेटामर्स। और पांचवा जो हमारा है दैट इज टॉटोमर्स और टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर्स और टॉटोमेरिज्म। तो इनको कहते हैं चैन आइसोमर्स, इनको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, इनको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, इनको कहते हैं मेटामर्स, इनको कहते हैं टॉटोमर्स। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स बनते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमें डिस्कस करने हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, मोर अप्रोप्रिएटली आप लिख सकते हो मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो सिमिलरली अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसको भी अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स निकलते हैं। एक होता है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस ट्रांस का डिस्कशन होगा, जियोमेट्रिकल। एक होता है हमारा ऑप्टिकल। तो इस चीज को हम रहने देते हैं, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, 2 दिन इसमें लगेंगे, उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है, इसमें कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चेन आइसोमेरिज्म को हम सिंपली CI भी कहते हैं, इसको हम सिंपली शॉर्ट में लिखते हैं PI, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको लिखते हैं FI, फंक्शनल आइसोमर्स। और इसको मेटामर्स और टॉटोमर्स लिखते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को।
तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। या एक बात यहाँ पे लिखो, इन दोनों में कौन सी फर्क है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सी फर्क है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो भी आइसोमर्स होंगे उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट आईयूपैक नेम विल बी डिफरेंट। आईयूपैक नेम जो होगा इनका दैट विल बी डिफरेंट। और इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी बट आईयूपैक नेम विल बी सेम। यहाँ पे आईयूपैक नेम सेम होगा, आईयूपैक नेम भी सेम होगा। तो डिस्कस करते हैं इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसमें जो भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखो डिफरेंट आईयूपैक नेम, यहाँ पे सेम आईयूपैक नेम। तो जरूरी नहीं है, अगर लिखना भी नहीं चाहते हो तो छोड़ो। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइसोमेरिज्म को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास 5 टाइप्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। तो ये हमें डिस्कस करना है, इसको छोड़ो अभी, ये हम 2 दिन के बाद डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें डिस्कस करना है इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? बेसिकली यहाँ तक कुछ भी नहीं है, अब स्टार्ट होगा। तो आप लिखो इनके टाइप्स आप नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको बताऊंगा चेन आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। लास्ट में मैं एक ट्रिक भी दूंगा। क्लियर हुआ? तो सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नंबर फर्स्ट टाइप, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो पहले लिखो थोड़ा सा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ पे अभी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं लिखूंगा सेम एमएफ बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन क्या होता है, व्हाट इज पैरेंट चेन? द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो आप सेलेक्ट कर रहे थे आईयूपैक में, दैट इज पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन यहाँ पे डिफरेंट होगी बट सेम एमएफ होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी बट डिफरेंट पैरेंट चेन होगी। क्लियर? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट पैरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो आपको बताना है इन दोनों में कौन सी रिलेशन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी आर नंबर फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स, मतलब ऑप्शंस यहाँ पे होंगे सी आई, ऑप्शंस यहाँ पे होंगे पी आई, ऑप्शंस यहाँ पे होंगे एफ आई, ऑप्शंस होंगे ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन मतलब C4। इस कार्बन के पास एक वैलेंसी मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 5 2 7 3 10 C4H10। दिस इज MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन मतलब C4। यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ मतलब H10। तो जिस किसी को ये नहीं आता है तो कार्बन की यहाँ पे एक वैलेंसी है, 3 पेंडिंग है मतलब 3 हाइड्रोजन है। एक वैलेंसी इस कार्बन की यहाँ से है, 3 हाइड्रोजन है। एक वैलेंसी इस कार्बन की यहाँ से है, 3 यहाँ से है। 1 2 3 वैलेंसी, 1 हाइड्रोजन होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मतलब ये आइसोमर्स हो सकते हैं ना। अब देखते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद पैरेंट चेन को देखते हैं। यहाँ पे पैरेंट चेन देखो, this is the longest possible chain, 1 2 3 4, 1 2 3 4, this is the longest possible chain। कितने कार्बन एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स। इस चेन में 4 कार्बन एटम्स है। यहाँ पे अगर आप चेन सेलेक्ट करोगे, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट, तो ये मेरा सबस्टिट्यूएंट है। तो चेन इज दिस 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स, इजंट इट? तो इस चेन में कितने कार्बन एटम्स है? पैरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स है, पैरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स है यहाँ पे। So if they differ in the parent chain, then they are
then they are chain isomers. तो A and B are chain isomers. Clear हुआ? A and B are both are chain. हाँ, मतलब A और B में रिलेशन देखने है ना फैसल, A और B में रिलेशन देखने है. Then A and B are chain isomers. Now clear हुआ क्या होता है chain isomers? Having same molecular formula, but जो parent chain इनमें है, जो parent chain इनमें है, उस parent chain में नंबर ऑफ कार्बन, मतलब पेरेंट चेन डिफर होगी. एक में ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, एक में कम कार्बन एटम्स होंगे. क्लियर हुआ? सब बच्चों को क्लियर हुआ? पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम, पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम. पेरेंट चेन किसको कहते हैं? जो हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं जब IUPAC नेम देते हैं. वेरी गुड. तो यही पे मैंने कहा था बेसिकली इनका IUPAC नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में. इसका नेम क्या होगा? ब्यूटेन. इसका नेम क्या होगा? 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल प्रोपेन, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम. Hence they are isomers and these isomers are known as chain isomers. तो मैं कहूंगा कंपाउंड A और B जो है they are CI, chain isomers. क्लियर हुई बात? chain isomers. अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, जब आप डिसाइड नहीं कर सकोगे तब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा. अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब आप डिसाइड ही ना कर सकोगे तब आपको ट्रिक से काम लेना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. मतलब ये पहली एग्जांपल थी जो आपको दिमाग में चिपक गई, मतलब ये एग्जांपल आपके दिमाग में आ गई. तो ये होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म. ये होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट लिखो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसकी एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे. दोनों के एग्जांपल साथ साथ डिस्कस करेंगे सो दैट कंसेप्ट जो है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना. पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम MF, कंपाउंड्स हैविंग सेम MF but differ in the position of substituents, but differ in the position of branches or substituents, but differ in the position of branches. तो branches को मैं क्या कहता हूं? Substituents. Differ in the position of substituents or branches. तो branches को क्या कहते हैं आप? branches को आप substituents कहते हैं. and या और लिखो functional groups और functional groups. functional groups की position or the position of functional groups. Position of functional groups. Functional groups containing like, functional groups like लिखो कौन कौन सा functional group. like आपके पास NO2 ग्रुप है, आपके पास हेलोजन है मतलब X ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके पास OH ग्रुप है एटसेट्रा. या ये ग्रुप जो है दे डिफर इन देयर पोजीशन. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन की नोट डाउन करो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सेम होनी चाहिए तभी तो आइसोमर्स होंगे, बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस और सबस्टिट्यूएंट्स. तो पोजीशन ऑफ ब्रांचेस एंड सबस्टिट्यूएंट्स में डिफर हो जाएंगे. इसका आप नोट डाउन करो, मैं इसकी एग्जांपल्स लूंगा, फिर इन दोनों के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे. पहले तो नोट डाउन करो इस चीज को, पहले इस चीज को नोट डाउन करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल्स को. पहले इस चीज को नोट डाउन करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनकी एग्जांपल्स को. हो गया ये. तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है. जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस है. अभी आप 5-8 मिनट के बाद खुद ही देखोगे. तो हो गया इसका. क्या ये आपने नोट डाउन किया? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. वेरी गुड. तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी थोड़ी एग्जांपल्स हम लेते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं. तो लेट मी टेक एग्जांपल. मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और यहाँ पे मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच है. दिस इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड. और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है.
तो आपको बताना है ए और बी में कौन सी रिलेशन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दे। तो देखो यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिस इज कार्बन 1, दिस इज सॉरी, यहाँ से दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम्स, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स है। कार्बन एटम्स तो बराबर ही होंगे ना, बिकॉज दे आर आइसोमर्स। अब देखना है कौन से आइसोमर्स है। तो यहाँ पे देखना है इनकी पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन मतलब C3। तो उसके बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 2 5, 2 7, और 7 हाइड्रोजन H7Cl। और यहाँ पे भी C3, यहाँ पे भी C3 हाइड्रोजन, 3 3 3 और 3 6, 6 और 1 7 H7Cl। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब दे आर आइसोमर्स। अब देखना है कौन से आइसोमर्स है। तो नेक्स्ट टाइम में देखना है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर। हमने दो ही पढ़े, अभी हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों में देखना है हमें कौन सा आइसोमर है। तो देखो मैंने क्या कहा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, दे डिफर इन द नंबर ऑफ ब्रांच। तो बेसिकली अगर आप इस कार्बन चेन को लेंगे तो कितने नंबर की कार्बन चेन है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 1 2 एंड 3, मतलब पेरेंट चेन जो है दैट इज सेम। parent chain जो है that is same, therefore it cannot be CI, parent chain is same। तो बेसिकली डिफर कहाँ होता है, यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, दिस इज नॉट द सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड ए सबस्टिट्यूएंट जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, दिस इज कंसिडर्ड ए सबस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। तो दे डिफर इन द number of branches are substituents, so they are sorry not Fi, they are position isomers Pi। क्लियर हुआ, they are Pi। एक और एग्जांपल होगा, they are Pi। इस चीज को मैं और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे पास ये वाली एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दीज टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप। तो मुझे बताना है ए और बी में कौन सी रिलेशन है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज 3rd कार्बन, दिस इज 4 कार्बन, दिस इज 5th कार्बन, दिस इज 6th कार्बन। तो C6 हाइड्रोजन 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 3 यहाँ, मतलब 3 2 5 2 7 1 8 3 11 3 14 H14। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब C6 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8 3 11 3 14, मतलब H14। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखो इनमें पेरेंट चेन ये वाली है, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर आएगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो चाहे यहां से नंबरिंग करो या यहां से, सबस्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर आएगा, यहां से करो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका जो सबस्टिट्यूएंट है दैट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 3, और यहाँ पे आपका सबस्टिट्यूएंट है दैट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2। so they differ in the position of substituents, therefore these are called position isomers। so basically these are Pi, position isomers। क्लियर हुई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुगुप्ता, क्लियर हुई बात। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, क्लियर हुई बात, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस की, अब मैं इन दोनों में देखूं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इन दोनों में हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। पहले हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक दिस एग्जांपल। तो मुझे बता ए और बी क्या है, व्हाट आर ए एंड बी। यहाँ पे आपका सबस्टिट्यूएंट पोजीशन 2 पे है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन 1 पे है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है दैट डिफर्स, तो दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, देयरफॉर दे आर Pi। तो ये हमारे पास Pi है, पोजीशन आइसोमर्स है। क्लियर हुआ, ये हमारे पास Pi है, पोजीशन आइसोमर्स। ना अब लिखो यहाँ पे नोट लिखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखो, अगर किसी कंपाउंड में Pi भी होगा Ci भी होगा, देन हमें Ci लेना है। Ci की जो पीरियडिटी है, चेन आइसोमेरिज्म की पीरियडिटी जो है दैट्स मोर देन दैट ऑफ Pi।
तो अगर किसी कंपाउंड में आपके पास Pi भी हो सकता है और Ci भी हो सकता है, तो आप कहोगे उसमें Ci है, बिकॉज Ci हैज प्रेफरेंस ओवर दैट ऑफ Pi। चेन आइसोमर की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, पीरियोरिटी ज्यादा होती है, इसको कहते हैं पीरियोरिटी। प्रेफरेंस को पीरियोरिटी मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेन आइसोमेरिज्म की ज्यादा होती है कंपेयर टू Pi। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम कैसे निकालेंगे Pi है या Ci है। तो यहाँ पे लिखो ट्रिक, ट्रिक लिखो यहाँ पे Pi है या Ci है। तो इसको कहते हैं मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक, इसको कहते हैं मैजिक नंबर ट्रिक। तो याद रखना मैजिक नंबर ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैजिक नंबर ट्रिक को हम लिखते हैं MN से, MN से। मैजिक नंबर ट्रिक को मैं डिनोट करूंगा MN से। वायर आपके पास जो M है, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। अभी आप देखोगे कितना इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, M इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, एंड जो N है, N इज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। कौन सी ब्रांच देखनी है? कार्बन की ब्रांच। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, कौन सी ब्रांच देखनी है? कार्बन की ब्रांच, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, लेकिन सिर्फ देखनी है किसकी ब्रांच? कार्बन की ब्रांच। तो देखना है हमें यहाँ पे M का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, और N का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। अगर दोनों में A और B में, A और B कंपाउंड मेरे पास है, अगर इसमें मैजिक नंबर सेम आ गया, अगर मैजिक नंबर सेम आ गया या अगर मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया, तो यहाँ पे लिखो, यहां तक आपने लिखा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखो इफ मैजिक नंबर, इफ मैजिक नंबर इज सेम, अगर दोनों का मैजिक नंबर सेम आ गया, अगर दोनों का मैजिक नंबर सेम आ गया, या लिखो इफ दोनों का मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया, अगर दोनों का मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया, देन चेन आइसोमेरिज्म, देन Ci। तो उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? Ci। अदरवाइज अगर डिफरेंट है, अगर सेम है, अदरवाइज Pi, तो पोजीशन होगा। अगर दोनों का मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर दोनों का मैजिक नंबर सेम आ गया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस चीज को नोट डाउन करो, एग्जांपल से इस ट्रिक को, मैजिक नंबर ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैजिक नंबर ट्रिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। If the magic number is different, then chain isomerism is present. If the magic number is same, then position isomerism is present. तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, अगर मैजिक नंबर, इफ मैजिक नंबर कम्स आउट टू बी डिफरेंट, then Pi, तो position, sorry, then Ci, chain isomerism. If it comes out to be same, then Pi. If it comes out to be same, then Pi. तो चलते हैं इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा Cl प्रेजेंट है, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा Cl प्रेजेंट है। तो मुझे बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। क्या ये Ci है, क्या ये Pi है, क्या ये Ci है और Pi है। तो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे मैजिक नंबर रूल, मैजिक नंबर रूल में यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैजिक नंबर का कंसेप्ट। मैजिक नंबर में क्या होता है? M और N। तो M मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। तो देखो पेरेंट चेन कौन सी है? दिस इज द पेरेंट चेन। क्लोरीन इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, तब वो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के साथ इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज नॉट, दिस डज नॉट कंटेन कार्बन। तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे लिखो M का वैल्यू है 5, M का वैल्यू है 5। यहाँ पे देखो M का वैल्यू 3 4 5, M इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी M इज इक्वल टू 5। अब N देखना है, M इज द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। कौन सी ब्रांचिंग? कार्बन चेन की ब्रांचिंग। क्या ये कार्बन चेन की ब्रांचिंग है? इज दिस कार्बन चेन ब्रांचिंग? क्या ये कार्बन चेन की ब्रांचिंग है? मुझे बताओ।
क्या ये क्लोरीन क्या कार्बन चेन की ब्रांचिंग है? क्लोरीन कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है। कार्बन की ब्रांचिंग मतलब यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 C2H5 लाइक दैट। तो क्लोरीन इज नॉट द कार्बन चेन ब्रांचिंग। तो यहाँ पे N का वैल्यू 0 है। N इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोई ब्रांच कार्बन की कोई ब्रांच नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे भी N का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे Mn का वैल्यू कैसे लिखोगे? Mn इज इक्वल टू 5 and 0 दैट इज 50। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट लिखना है M5N0 50। यहाँ पे Mn लिखो 50। तो Mn comes out to be same. If Mn is same, तो कौन सा isomerism present है? Pi. These are Pi. These are position isomers. These are position isomers. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसको क्लियर हुआ? मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा। किसको क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा। आपको निकालना है Mn। वेरी गुड अस्मा जी, वेरी गुड। तो आपको निकालना है Mn। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूंगा। लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तो मैं इस एग्जांपल को लूंगा। यहाँ पे मेरा OH और यहाँ पे मेरा OH 1 2 3 4। यहाँ पे मेरा OH। तो यहाँ पे मुझे बताना है A और B क्या है। ए और बी क्या है? मैं क्या निकालूंगा? Mn। तो M निकालो। M इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। 3। क्या ये पेरेंट चेन में? नहीं, बिकॉज इसमें कार्बन नहीं है। जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो पेरेंट चेन में आएगा। तो अभी इसकी एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब M मेरे पास यहाँ पे 4 है। M मेरे पास यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। सबस्टिट्यूएंट देखो, क्या ये कार्बन सबस्टिट्यूएंट है? क्या ये कार्बन ब्रांच है? नहीं। देयरफॉर N इज इक्वल टू 0। क्या ये यहाँ पे कार्बन चेन ब्रांच है? नहीं। देयरफॉर N इज इक्वल टू 0। तो Mn किसके बराबर है? 4 0। यहाँ पे 4 0। दे आर सेम। सेम अगर है तो Pi प्रेजेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कितना इजी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Pi प्रेजेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। I'll take more examples. इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं और एग्जांपल्स आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको बताना है Pi है या Ci है। Pi है या Ci है। हो गया? तो देखो यहाँ पे लेट अस टेक दिस एग्जांपल। तो मुझे इस एग्जांपल का आंसर आप बताओ। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल का मुझे आंसर बताओ। 1 2 3 4। यहाँ पे एक और फाइल लूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज अल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर आपके पास कार्बन आता है तो उसको चेन में इंक्लूड करना है। अब देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब कोई भी चेन ले लो, इस चेन को ले लो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये मेरा सबस्टिट्यूएंट बन गया। नाउ दिस इज वन सबस्टिट्यूएंट, कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन ब्रांच एक है। दिस इज वन कार्बन ब्रांच। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको इंक्लूड करना है चेन के साथ। तो दिस इज सबस्टिट्यूएंट। ये मेरा सबस्टिट्यूएंट बन गया। तो निकालो यहाँ पे M कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 1 2 3 4 दैट इज 4। N निकालो। N कितना है? सबस्टिट्यूएंट। कितने सबस्टिट्यूएंट्स है? कितने कार्बन ब्रांचेस है? एक ब्रांच यहाँ से निकलती है। पेरेंट चेन में लिया बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर टेकन टू बी इन द चेन। जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 M इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे N कितना है? हाउ मेनी ब्रांच कार्बन ब्रांचेस? तो एक कार्बन ब्रांच यहाँ पे है। N इज इक्वल टू 1। तो चाहे कार्बन ब्रांच कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यहाँ पे एक ब्रांच है मतलब एक शाख निकलता है। आपको N इज इक्वल टू 1 लेना है। तो यहाँ पे आप लिखो Mn का वैल्यू कितना आ गया? 41। यहाँ पे कितना आ गया? 51। तो आर दे डिफरेंट और सेम? दे आर डिफरेंट।
तो मैं कहूंगा यहाँ पे Mn का वैल्यू सेम नहीं है, देयरफॉर दीज आर चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दीज आर चेन आइसोमर्स। किसको ये बात क्लियर होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अस्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाहिदा शुगुप्ता, वेरी गुड, वेरी नाइस माहिया, वेरी गुड। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, हाउ टू डिटरमाइन चेन और पोजीशन आइसोमर्स। आज के बाद गलत नहीं होगा ना? आज के बाद गलत नहीं होगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट आपका कभी गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को लूंगा, मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को लूंगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल COOH लूंगा, यहाँ पे मैं ये वाली एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे मैं COOH लूंगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं इस वाली एग्जांपल को लूंगा। आपको बताना है 1 2 3 जो है उनमें कौन सी रिलेशनशिप है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। आपको बताना है इनमें कौन सी रिलेशनशिप है। आपको बताना है इनमें कौन सी रिलेशनशिप है। तो बताओ मुझे पहले, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स। मतलब ये मतलब इनकी MF सेम होगी। अब देखो यहाँ पे M निकालो, M विल बी इक्वल टू 1 2 3, ये चेन में इंक्लूड होगा, 4 5 6, M विल बी इक्वल टू 6। तो N किसके बराबर यहाँ पे होगा मुझे तब तक बताओ। 1 2, तो सॉरी यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे M इज इक्वल टू 4। तो N किसके बराबर होगा वो चीज बताओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे M इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है, N इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कार्बन की एक ब्रांच है, N इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कार्बन की एक ब्रांच है, N इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आएगा M इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, M इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 6 0, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 5 1। तो इन ऑल द केसेस Mn इज इक्वल टू डिफरेंट, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर हुआ? सॉरी, Mn is equal to Mn over here is equal to, if Mn is different, they are, what type of isomers are they? They are chain isomers. So they are chain isomers, not position, they are chain isomers. बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई। They are chain isomers. Very good, very good, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, हाउ टू डिटरमाइन Pi एंड Ci। हाउ टू डिटरमाइन Pi एंड Ci, ये आपका क्लियर हो गया। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। Pi और Ci में को कैसे हम निकालते हैं, Pi और Ci को कैसे निकालते हैं, इस चीज को आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कम से कम 3 हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 8-10 मिनट हैं। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर हो गया तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और एग्जांपल को मैं पहले लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये दिस इज सिंगल बॉन्ड। लेट मी टेक इट, लेट मी राइट इट क्लियरली। तो द कंपाउंड इज लाइक दिस, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेट मी टेक OH ओवर हियर। तो आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B? तो मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। तो देखो यहाँ पे M निकालो, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। क्या इसको इंक्लूड करूंगा? नो, बिकॉज ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 4 5 6, M इज इक्वल टू 6। N इज इक्वल टू, क्या ये ब्रांच है? क्या ये कार्बन की ब्रांच है? इट्स नॉट कार्बन ब्रांच। N इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6, M is equal to 6, N is equal to 0 because this is not a carbon chain. Therefore Mn का वैल्यू यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60। Mn वैल्यू comes out to be same, therefore they are position isomers. Clear? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दे आर पोजिशन आइसोमर्स। वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ।
वेरी गुड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इस एग्जाम्पल को आपने लिखा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटामर्स। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामर्स को डिस्कस करेंगे। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म और मेटामर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर मेटामर्स? तो एक बात यहां पे याद रखो, मेटामर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, FG शुड बी प्रेजेंट। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। नाउ व्हाट इज ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप? व्हिच एक्ट्स एज अ ब्रिज, जिसके एक साइड भी कोई चेन लगी हो, दूसरी साइड भी कोई चेन लगी हो। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, कुछ एग्जांपल्स ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल सल्फर मेरे पास है, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन। सल्फर इज अ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। For example, oxygen is a bridging functional group. For example, NH is a bridging functional group. These are bridging functional groups. For example, ketone मेरे पास है keto group. It's a bridging functional group. यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 कुछ भी लिखा होगा। These are certain bridging functional groups. For example, मेरे पास bridging functional group. For example, ये वाला ग्रुप है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये मेरा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ेगा अल्काइल चेन, यहाँ से सल्फर से जुड़ेगा अल्काइल चेन। दीज आर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ईस्टर ग्रुप मेरे पास है, दिस इज आल्सो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो मेटामर्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स मेटामर्स होंगे, वो कंपाउंड्स मेटामर्स होंगे ए एंड बी। मेरे पास दो कंपाउंड्स है ए एंड बी। तो ए और बी में जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके इस साइड में, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड की चेन और इस साइड की चेन अगर दोनों में डिफर होती है, दो कंपाउंड्स में ए और बी में अगर ये चेन्स डिफर होते हैं, देन दे आर मेटामर्स। मतलब उसका मतलब क्या है, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप इन ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स को नोट डाउन करो। हो गया इसका नोट? हो गया नोट डाउन? ये हो गया ये नोट डाउन। दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। मेरे पास एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6। कुछ ही एग्जांपल्स हैं जिनको याद रखना है। वेरी गुड, मतलब हो गया। अब इसकी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब मैं इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नाउ लेट मी डिस्कस एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 है। दिस इज कंपाउंड ए। दिस इज, इस कंपाउंड को ईथर कहते हैं, ROR। इस फार्मूला को ईथर कहते हैं, इस कंपाउंड को ईथर कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईथर। मैं इसकी एक और एग्जांपल लिखूंगा, CH3 CH2 OCH3। अब देखो यहाँ पे ये जो ईथर है, ये जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड का ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? मिथल ग्रुप। तो यहाँ पे भी मिथल ग्रुप, मतलब सेम है। अब इस साइड भी सेम अगर होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथल ग्रुप और यहाँ पे आपका इथल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका इथल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका इथल ग्रुप प्रेजेंट है। इजंट इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका मिथल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका इथल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ए को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। आई विल मॉडिफाई दिस ए को मैं मॉडिफाई करूंगा। CH3O, यहाँ पे CH2 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 CH2 यहाँ पे मैं CH3 लिखूंगा, CH2 तो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ से एग्जांपल लिखेंगे, इस एग्जांपल को ऐसे लिखो। ये मेरे पास ए टाइप ऑफ कंपाउंड है और बी टाइप ऑफ कंपाउंड मेरे पास CH3। बिकॉज ये वाले दो कंपाउंड्स, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होती अगर मैं ऐसे लिखता, इसलिए मैंने इसको कट किया। CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH3। अब इन दो कंपाउंड्स के बीच पे हमें रिलेशनशिप देखनी है। देखो यहाँ पे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4, मतलब C4। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 H10O। यहाँ पे देखो 1 मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 7 3 10।
H10O. Molecular formula is same. MF is same. MF is same. अब देखना है इनमें रिलेशनशिप कौन से। अब देखो यहाँ पे इस ब्रिजिंग लिगेंड के इस साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप। जब ब्रिजिंग ग्रुप के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे इन 2 कंपाउंड्स, देन दे आर कॉल्ड मेटामर्स। तो ये 2 कंपाउंड्स मेटामर्स हैं। क्लियर हुआ? जब ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड, ब्रिजिंग लिगेंड के इस साइड और इस साइड, जब दो कंपाउंड्स में अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, देन दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्लियर हुआ? Then A and B are metamers. A and B are metamers because the group on this side it is different. इस साइड में ग्रुप जो है that is different. तो एक और एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। Let me take this example. Let me take this example. तो इस एग्जांपल को मैं लूंगा। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन एटम है। तो this is one example. This is A, B लूंगा मैं यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। तो आपको बताना है ए और बी में कौन सी रिलेशनशिप है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर दीज। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड बोलो या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलो, ऑक्सीजन ब्रिजिंग ग्रुप है। तो ब्रिजिंग ग्रुप के अराउंड यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पे 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। देयरफॉर दे आर मेटामर्स। देयरफॉर दे आर मेटामर्स। इसको मैं एक बार फिर बनाऊंगा। देयरफॉर दे आर मेटामर्स बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है। दे आर नॉट सेम, दे आर मेटामर्स। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? मेटामर्स क्या होते हैं एक और एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी टेक अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो मेटामर्स की मैं और एग्जांपल्स लूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ग्रुप है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज दिस? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो मुझे बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज अ ब्रिजिंग ग्रुप, ये मेरा ब्रिजिंग ग्रुप है। तो इस ब्रिजिंग ग्रुप के इस साइड अगर आप देखोगे तो कौन से, इस ब्रिजिंग ग्रुप के इस साइड आप देखोगे तो कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 3 कार्बन एटम। तो यहाँ से 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो यहाँ से 2 कार्बन एटम्स, यहाँ से 2 कार्बन एटम। तो दीज आर मेटामर्स, दीज आर मेटामर्स। क्लियर हुआ? मेटामर्स क्या होते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड के ब्रिजिंग ग्रुप के अराउंड अगर डिफरेंट नंबर ऑफ चेन्स होंगे देन दे आर मेटामर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इस कंपाउंड को मुझे बता, क्या ये मेटामर्स है? आर दे मेटामर्स आर नॉट? आपको बताना है क्या ये मेटामर्स हैं या नहीं है। आपको बताना है क्या ये 2 कंपाउंड्स मेटामर्स हैं या नहीं है। दिस इज ए, तो मेरे पास बी भी है। आपको बताना है क्या ये मेटामर्स हैं या नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको बताना है क्या ये मेटामर्स हैं या नहीं है। अब मुझे बताओ ए और बी क्या मेटामर्स हैं या नहीं है। दिस इज अ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग ग्रुप। आप बता ए और बी क्या मेटामर्स हैं या नहीं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको बताना है ए और बी क्या मेटामर्स हैं या नहीं है। वेरी गुड फैसल, कहीं खो गए आप। देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है, दिस इज अ ब्रिजिंग लिगेंड, दिस इज अ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है साइक्लोप्रोपेन रिंग, दिस इज सॉरी साइक्लोहेक्सेन रिंग, दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है बेंजीन रिंग। क्या ये सेम है? दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज साइक्लोप्रोपेन रिंग, therefore they are different, therefore these are metamers। क्लियर हुआ? जल्दी नहीं करना होता है, टेस्ट मेक्स वेस्ट। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अगर किसी कंपाउंड में, आगे आगे एग्जांपल्स आगे आएंगे इसलिए बोलता हूं, अगर किसी कंपाउंड में मेटामेरिज्म भी होगा और चेन आइसोमर्स भी होंगे और पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे, तो आप पीरियोडिक रूल लगाओगे। इस चीज को नोट करो, मेटामेरिज्म, मेटामर्स का पीरियोडिक ज्यादा होता है
कंपेयर टू चेन आइसोमर्स, इनका ज्यादा होता है कंपेयर टू पीआई। तो ये बात आप याद रखना, वहां पे आप मेटामेरिज्म को नोट डाउन करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, दैट्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सो दैट कल हम टॉटामेरिज्म को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे डिस्कस फंक्शनल आइसोमेरिज्म को? आप मुझे बता, क्या और डिस्कस करेंगे या इसकी और एग्जांपल्स लेंगे? क्या इसी की एक दो एग्जांपल्स लेंगे या फंक्शनल आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे? तो इसकी एग्जांपल एक लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या है। तो लेट मी सी, मेरे पास एक क्वेश्चन था, पहले मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा। यहाँ पे मैंने कल बुक में क्वेश्चन देखा था, तो तब तक आप इसको रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन देखूंगा। यहाँ पे आइसोमेरिज्म पे जेई मेंस में भी क्वेश्चंस आए हैं। कल मैंने आपको सिर्फ जेई मेंस की क्वेश्चंस कराए ज्यादातर। या उन क्वेश्चंस को हम लास्ट पे लेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B टाइप? ए और बी में कौन सी रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे मेटामर्स, ऑप्शन नंबर बी है चेन आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर सी है पोजीशन आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वेरी गुड। अरे फंक्शनल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है आमना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो देखो यहाँ पे पहले देखेंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 5 5 10। मतलब MF यहाँ पे जो है, MF यहाँ पे सेम है, MF इज सेम। तो उसके बाद क्या देखना है, यहाँ ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड या ब्रिजिंग ग्रुप कहते हैं या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के इस साइड अगर आप देखोगे मिथल ग्रुप है, इस साइड इथल ग्रुप है, मतलब दे डिफर। तो यहाँ पे इसको कहेंगे दे आर मेटामर्स। वेरी गुड, जिस किसी ने भी मेटामर्स आंसर दिया, बहुत बढ़िया।